Hello students of class 10, welcome to our online class, and in this class we are going to discuss about the structural and functional unit of our nervous system. इससे पहले हम लोगों ने नर्वस सिस्टम के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि ये नर्वस सिस्टम क्या होता है और ये नर्वस सिस्टम वर्क कैसे करता है। चलिए, नर्वस सिस्टम में हमने देखना है कि इसका जो मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके कितने पार्ट्स होते हैं। नर्वस सिस्टम का मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, उसे हम लोग नर्व सेल या न्यूरॉन के नाम से जानते हैं, है ना। एंड दिस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, है ना, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीव, कंडक्ट एंड ट्रांसमिट इम्पल्सेस। यानी यह रेस्पॉन्सिबल होता है तीन काम के लिए: किसी इम्पल्स को रिसीव करना, उसे कंडक्ट करना और उसे ट्रांसमिट करना। ठीक है, ये जो है नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। नर्व इम्पल्सेस जो हैं उसको वह ट्रांसमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में, ठीक है, यह ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और इस तरह से यह स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक अपने टारगेट प्लेस तक इस इम्पल्स को पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, अब नर्व इम्पल्सेस के बारे में हमने जानना है कि यह इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में क्यों मतलब जो है उसको कन्वर्ट कर देता है और उसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में कैरी क्यों करता है। इसका रीजन एक ही है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में मैसेजेस को फास्टली एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचाया जा सकता है, और इसके इम्पल्स को कंडक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है ये लगभग 130 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, प्रति सेकंड के स्पीड से, यानी इसके इम्पल्सेस को कैरी करने का स्पीड क्या होता है, तो इसका स्पीड होता है 130 मीटर, लगभग हम कह रहे हैं कि 130 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से यह इम्पल्सेस को कैरी करता है। तो इस तरह इतने स्पीड में इम्पल्स को कैरी करने के लिए इसका जो है लंबा होना जरूरी है, और इसीलिए यह लगभग इसका जो लेंथ होता है नर्व सेल का, ठीक है, इसका लेंथ होता है, ठीक है, इसका लेंथ लगभग 90 सेंटीमीटर से लेकर और 100 सेंटीमीटर के बीच में होता है। 90 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में होता है। इस पूरे नर्व सेल को 3 इंपॉर्टेंट जोन में बांटा गया है। पहला जो इंपॉर्टेंट जोन है जिसे हम लोग सेल बॉडी या फिर इसे हम लोग साइटोन कहते हैं। पूरा नर्व सेल का स्ट्रक्चर आप यहां देख रहे हो। इस पूरे प्रोजेक्शन को तीन पार्ट में बांटा गया है। पहला 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है वह है आपका सेल बॉडी या फिर इसे हम लोग साइटोन कहते हैं। दूसरा, ये सबसे लंबा वाला फाइब्रस प्रोजेक्शन, इस फाइब्रस प्रोजेक्शन को हम लोग कहते हैं एक्सॉन। और तीसरा जो इसका प्रोजेक्शन है वो ये वाला प्रोजेक्शन है जो फाइब्रस प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन्स। ठीक है, इसे हम लोग डेंड्राइट्स, ठीक है, इसे हम लोग डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन्स कहते हैं, जो कि काम क्या करता है, तो इस डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन्स का काम होता है सेंसरी सेल्स या किसी दूसरे नर्व के साथ कनेक्ट रहना। ठीक है, कनेक्टिव है।
यही इंपल्सेस को रिसीव करने का काम करता है कौन? तो ये जो डेंड्राइट्स हैं, डेंड्रॉन्स हैं, या डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन्स जो हैं वह इसका काम क्या होता है कि यह डिफरेंट सेंसरी सेल्स से कनेक्टेड हो, या फिर सेंसरी सेल्स से अगर कनेक्ट नहीं है तो इसका मतलब है कि वह किसी दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है एट द प्लेस ऑफ नर्व एंडिंग। इस नर्व एंडिंग के पास एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड रहता है। तो डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन्स का काम होता है कनेक्ट रहना और इंपल्सेस को रिसीव करना। कहां से? तो या तो सेंसरी सेल्स से रिसीव करें या फिर किसी दूसरे नर्व के नर्व एंडिंग से रिसीव करें। अब आते हैं बात कर मतलब जो है सेल बॉडी से स्टार्ट करेंगे। सेल बॉडी या साइटोन जिसे हमने कहा है, ठीक है, सेल बॉडी या साइटोन, ये बीच वाला हिस्सा, ठीक है, बीच वाला हिस्सा है जिसे हम लोग सेल बॉडी या साइटोन कहते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह एक लार्ज एंड स्फेरिकल न्यूक्लियस, यानी सेल्स का न्यूक्लियस जो है वह ब्रेन होता है और वह न्यूक्लियस का ब्रेन इसी पोर्शन में होता है, इसलिए हमने कहा कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। सेल का यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है नर्व सेल का। इसे हम लोग कुछ अनदर नेम भी प्रोवाइड करते हैं, अगर आपको कहीं देखने को मिले तो इसे कहीं हो सकता है कि आपको सोमा या फिर इसे कहीं पर पेरिकैरियन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इस साइटोन के अंदर एक लार्ज सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, लार्ज स्फेरिकल न्यूक्लियस, लार्ज स्फेरिकल न्यूक्लियस है, ठीक है। जो आपको यहां पे दिख रहा है यह लार्ज एंड स्फेरिकल इसका न्यूक्लियस है, किसका? सेल का न्यूक्लियस है। ठीक है, इस सेल का न्यूक्लियस है। अब इसके बाद इसमें जो है अदर सेल्स की तरह एक ग्रेन्युलर ग्राउंड लिक्विड सब्सटेंस, जेलेसियस सब्सटेंस इसके चारों तरफ होता है, जिसे हम लोग न्यूरोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इस सब्सटेंस को? इसको हम लोग कहते हैं न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, इसका नाम हम लोग दे देते हैं न्यूरोप्लाज्म। और इसमें अदर सेल्स की तरह ही अदर सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं, जिसमें गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, इसमें एक स्पेशल टाइप, इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वह स्पेशल टाइप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं। हमने अदर की चर्चा इसलिए नहीं की, ठीक है, कि अदर की कोई विशेष नहीं, कोई जो विशेष होता है, जो खास होता है, उसी के बारे में स्पेशली यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वह एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन को कंसिस्ट करते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ ग्रैन्युलर सब्सटेंस को कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं निजल्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है, निजल्स ग्रैन्यूल्स, निजल्स ग्रैन्यूल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये निजल्स ग्रैन्यूल्स एक्चुअली में यह क्या करता है, तो वह स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन जो इसको फाइब्रस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वह उसे फॉर्म करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें सेंट्रियोल जो होता है वो एब्सेंट होता है। इसका काम क्या है, तो इसका काम है, इसका मेन फंक्शन है कि यह क्या करता है, नर्व इंपल्सेस को रिसीव करता है। द मेन फंक्शन ऑफ दिस बॉडी इज टू रिसीव नर्व इंपल्सेस, नर्व इंपल्सेस। अब हमने कहा कि नर्व इंपल्सेस रिसीव करने का काम तो डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन्स का है,
तो ये कैसे रिसीव करता है? तो एक्चुअली यह जो नर्व इंपल्स को रिसीव करता है साइटोन या सेल बॉडी, वह इसी डेंड्राइट्स से या डेंड्रॉन्स से रिसीव करता है, ठीक है, और उसको अगेन इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में कन्वर्ट करके और उसे नर्व एंडिंग के टुवर्ड्स फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है, नर्व एंडिंग के टुवर्ड्स फॉरवर्ड कर देता है। जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स गुजरता है आपको किससे? एक्सॉन से। आप कहेंगे कि सर एक्सॉन क्या है? एक्सॉन एक्चुअली इस बीच में जो आपको फाइब्रस प्रोजेक्शन दिख रहा है, इसी फाइब्रस प्रोजेक्शन को हम लोग एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। इसके आसपास में भी कुछ लिविंग सेल्स अवेलेबल होते हैं, लिविंग सेल्स कंसिस्टेड होते हैं, और इनके पास भी न्यूक्लियस होता है जो कि एक शीट का वर्क करते हैं, ठीक है, और इसे हम लोग श्वान सेल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? तो इसे हम लोग श्वान सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे हम लोग श्वान सेल कहेंगे। यह एक तरह का जो है ऐसा, मतलब इसको कह सकते हैं कि एक तरह का एक ऐसा कवर है, ठीक है ना, जैसे हम लोग वायर में एक इंसुलेटिंग कवर लगाते हैं, वैसे ही इसके पास भी एक इंसुलेटिंग कवर होता है जो आसपास के न्यूरॉन से इसे डिफरेंशिएट करता है। क्या करेगा इसे? तो आसपास के न्यूरॉन्स से डिफरेंशिएट करने का काम करता है ये। समझ में आ रहा है बात को? इसमें डिफरेंशिएट करने का मतलब ये है कि ये जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में कैरी करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में मैसेज को कैरी करेगा। तो अगर एक न्यूरॉन दूसरे से कनेक्ट हो जाए तो यह इंपल्स जो कि इलेक्ट्रिक के रूप में है, तो यह कंडक्टिविटी के कारण एक से दूसरे में जा सकता है। यानी इसमें मैसेजेस जो है वह फॉरवर्ड नहीं होंगे, वह मिस हो सकता है, वह गड़बड़ मैसेज प्रोवाइड करा सकता है ब्रेन को, यह सही और परफेक्ट मैसेज प्रोवाइड नहीं कराएगा। इसीलिए इन नर्व्स को एक दूसरे से अलग रखा जाता है। फिर एक्सॉन में जो है वह क्या होता है? तो यह जो एक्सॉन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, इस एक्सॉन के अंदर, ठीक है, भी यह ग्राउंड लिक्विड सब्सटेंस होता है, क्योंकि यह भी एक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है। एक्सॉन क्या है? एक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है। अगर हम एक्सॉन के बारे में स्टडी करें तो हम लिख सकते हैं कि एक्सॉन इज अ टाइप ऑफ साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन। यह एक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है, ठीक है। इसके अंदर भी लिक्विड सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, और यह जो जिस ग्राउंड लिक्विड सब्सटेंस को कंसिस्ट करता है, ठीक है, इसे हम लोग एक्सोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसके अंदर जो ग्राउंड लिक्विड सब्सटेंस होता है, इसे हम लोग कहते हैं एक्सोप्लाज्म, ठीक है। इस एक्सोप्लाज्म के कारण इस एक्सॉन को हम लोग एक्सोलेमा के नाम से भी जानते हैं। इस एक्सोप्लाज्म के प्रेजेंस के कारण इसे हम लोग, ठीक है, एक्सोलेमा के नाम से भी जानते हैं। एक्सोलेमा इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली नर्व इंपल्सेस को मतलब लॉन्गर डिस्टेंस तक कैरी करने का वर्ड इसी का होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि इसका जो टर्मिनल एंड होता है, ठीक है, यह टर्मिनल एंड जो लास्ट में इसका एंड पार्ट होता है वह ब्रांच पार्ट में डिवाइड हो जाता है। स्टार्टिंग में ये ब्रांच पार्ट नहीं होते, लेकिन लास्ट में इसका जो है वह ब्रांच पार्ट डिवाइडेड हो जाता है, और उसे हम लोग नर्व एंडिंग का टर्मिनल, ठीक है, एबोराइजेशन के नाम से जानते हैं, जहां से इसका लास्ट पॉइंट साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन जो एक सिंगल लाइन के रूप में नीचे की तरफ आ रहा है, वह सिंगल लाइन के रूप में आते हुए यहां पर यह ब्रांच्ड पार्ट के रूप में डिवाइडेड हो जाता है, और इसी को हम लोग टर्मिनल एबोराइजेशन कहते हैं। इसका जो एंड पॉइंट होता है,
एंड पॉइंट जो यहाँ पे देख रहे हैं इसका फाइब्रस प्रोजेक्शन का, उस एंड पॉइंट को हम लोग नर्व एंडिंग के नाम से जानते हैं। इस पर जो स्पेशल टाइप का जो शीथ बना होता है इसे हम लोग माइसिलीन शीथ के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग कह सकते हैं माइसिलीन शीथ। अगर मान लीजिए किसका नाम आपको याद नहीं हो तो आपके पास एक सिंपल सा एक आपके पास शॉर्टकट है जिसमें आप शीथ को याद रखिए और उसको लिख सकते हैं कि एक इंसुलेटिंग कवर जिसे हम लोग शीथ कहते हैं वह इसके ऊपर होता है और इसका फुल नेम है माइसिलीन शीथ। ठीक है, माइसिलीन शीथ होता है और इस तरह यह प्रोटेक्टिव कवर को फॉर्म करता है। लेकिन यहां पर एक और सिस्टम है, ठीक है ना, यहां पर कुछ जगहों पर देखते हैं कि यह माइसिलीन शीथ नहीं होता, यानी कि यह एक अनकवर्ड पार्ट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? यह एक अनकवर्ड पार्ट हो जाता है जहां पर माइसिलीन शीथ इसे कवर नहीं करता और उस जगह को हम लोग नोड्स ऑफ रैनवियर के नाम से जानते हैं। उस जगह को हम लोग क्या नाम देते हैं? तो नोड्स ऑफ रैनवियर के नाम से जानते हैं। और ये है आपका डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन या नर्व फाइबर्स। इसके अगर हम थिकनेस की बात करें तो ये इसका थिकनेस लगभग 0.025 माइक्रोन मीटर होता है। ठीक है, और इसका जो मतलब मैक्सिमम इसका जो एक्सॉन जो होता है, इस एक्सॉन में वो 0.1 मिलीमीटर, ठीक है, का इसका थिकनेस होता है। तो इस तरह से यह आपको बता रहा है कि इसमें किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसके स्ट्रक्चर को हमने स्टडी कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो इसका फंक्शन सीधी बात है कि यह जो है ट्रांसमिट करता है मैसेजेस को, हमारे बॉडी के एक पार्ट से मैसेज को रिसीव करेगा और उसे फॉरवर्ड करेगा टुवर्ड्स द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसका काम होता है मैसेजेस को रिसीव करना, रिसीव मैसेजेस, यानी यह रिसीव करता है मैसेजेस को और उसको फॉरवर्ड कर देता है। रिसीव मैसेज रिसीव करने के बाद उसे क्या करेगा? फॉरवर्ड करेगा। और कहां फॉरवर्ड करेगा? तो यहां पे दो जगह इसका है जहां पर ये फॉरवर्ड कर सकता है। पहला है इसका कि यह ब्रेन को देगा और दूसरा इसका जगह है जिसमें वह स्पाइनल कॉर्ड को देगा। स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोवाइड कर देगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और उसके बाद इसका एक और काम है कि ये अगर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड किसी तरह का ऑर्डर जनरेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वह रेस्पॉन्स देंगे ही, ब्रेन हो चाहे स्पाइनल कॉर्ड हो, कोई ना कोई तो रेस्पॉन्स देगा। अगर वह जैसा भी रेस्पॉन्स उसको मिलता है वह वापस उस इफेक्टर तक, ठीक है, इफेक्टर तक उस मैसेज को लाता है। यानी यहां पर हमारे बॉडी में कहता है कि दो तरह के नर्व्स हैं, एक रिसेप्टर और दूसरा जो है रिसेप्टर और दूसरा इफेक्टर। हमारे बॉडी में दो तरह के प्रोसेस हो गए, एक रिसेप्टर है जो रिसीव करता है सेंसेशंस को, डिफरेंट स्टिम्युलीज को, है ना, और दूसरा होता है इफेक्टर जिस पर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो यहां पर जो मैसेज रिटर्न ले जाने वाले नर्व सेल्स होते हैं वह रिसेप्टर तक नहीं ले जाते, लाने का काम होता है कि नर्व, कुछ नर्व्स जो हैं वह जो लाते हैं वह कहलाते हैं रिसेप्टर से लाएंगे और यह जो मैसेज लेकर जाएगा वह इफेक्टर तक लेकर जाएगा, लाएगा रिसेप्टर से और जाएगा इफेक्टर तक। अब देखेंगे रिसेप्टर क्या है। मान लीजिए कि आपको एक मच्छर आपके पैर में काटता है, तो जिस जगह पर काटता है वहां पर से जो मैसेज जनरेट हुआ वहां वह जगह कहलाया रिसेप्टर, वहां से मैसेज रिसीव किया गया।
और यह ब्रेन तक आने के बाद ब्रेन ने ऑर्डर जारी किया कि अब आपके हाथ को उठना है और उस जगह जाकर उस मॉस्किटो को क्या करना है, मार देना है। तो इसमें जो मैसेज आया वह किसके लिए आया, इस पर्टिकुलर फेस के लिए नहीं आया, किसके लिए आया, इस हाथ के लिए मैसेज आया कि इसको अब काम करना है, इसे कुछ नहीं करना, काम किसे करना है, इसे करना है। और यह इफेक्टर हो गया, हाथ क्या हो गया उस समय, इफेक्टर हो गया। वैसे ही मान लीजिए कि अदर कोई इस तरह का मैसेज होता है तो वहां पर रिसीव करने वाला रिसेप्टर और जिस पर इसका इफेक्ट पड़ता है उसे हम लोग इफेक्टर कहते हैं। तो यह रिसेप्टर और इफेक्टर के बीच वर्क करता है कौन, नर्व्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब डिटेल इंफॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन को गेन करेंगे। ओके, थैंक यू।